के साथ मयूरी श्रीवास्तव। सबसे पहले बात करेंगे उपचुनाव को लेकर। देखिए, उपचुनाव का आज जो चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा। शाम 5 बजे सभी 9 सीटों के लिए प्रचार थम जाएंगे। 20 नवंबर को सभी 9 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें कटहरी, करहल, कुंदरकी, खैर और गाजियाबाद, फूलपुर, मजबा, मीरापुर सीट है। वहीं सीसा, मऊ पर भी देखिए वोट डाले जाएंगे। 23 नवंबर को आएगा सभी 9 सीटों पर परिणाम। तो उपचुनाव में सपा और बीजेपी की जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। चुनाव प्रचार में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो देखिए, यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इसको लेकर सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 23 नवंबर को सभी 9 सीटों पर चुनाव के जो परिणाम है वो आएंगे। और देखिए, उपचुनाव में सपा और भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर है और इसको लेकर देखिए सभी दलों ने अपनी जो पूरी ताकत है वो झोंक दी है। उपचुनाव का जो आज प्रचार प्रसार है वो थम जाएगा। लगातार चुनाव के मद्देनजर सभी दल चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। लगातार देखिए चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए, थोड़ी ही देर बाद जो चुनाव प्रचार का समय है वो समाप्त हो जाएगा। तो यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और देखिए लड़ाई बेहद ही दिलचस्प नजर आ रही है। सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। और देखिए, चुनाव के मद्देनजर लगातार सभी दल चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। फिलहाल जो चुनावी प्रचार है वो आज शाम 5 बजे थम जाएगा। तो थोड़ी ही देर में जो प्रचार है वो थम जाएगा। आपको बता दें कि 20 नवंबर को सभी 9 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें कटहरी, करहल, कुंदरकी, खैर, गाजियाबाद, फूलपुर, मजबा, मीरापुर, सीसा, मऊ पर वोट डाले जाएंगे। और देखिए, 23 नवंबर को सभी 9 सीटों पर परिणाम आएंगे। उपचुनाव में सपा और भारतीय जनता पार्टी की जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। सभी दल चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं और देखिए थोड़ी ही देर बाद जो चुनावी प्रचार है वो थम जाएगा। तो 9 सीटों पर सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। सभी दल पूरी तरह से तैयारियों में जुटे हुए हैं। फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अखिलेश जी तो 2014 से कहते हैं कि सब जीतते हैं, लेकिन होता उल्टा ही। नेता भाई बड़े नेता हैं, पिछड़े नेता, मैं उनके बारे में नहीं कुछ कह सकता, लेकिन हम जो स्थिति है उसके हिसाब से हमारे गठबंधन की जितनी सीटें हैं वो सब जीतने की उम्मीद है। विपक्ष के पास बयानबाजी के अलावा कोई बचा नहीं है। हमको लगता है इनके समय ऐसा होता रहा है, इसलिए वो लोग इस तरीके से कर रहे हैं। नहीं, हमको ऐसा नहीं लगता। अखिलेश यादव जी जो पीडीए की बात करते हैं वो अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स हो, चाहे मुगलों की पॉलिटिक्स हो, उससे मेल खाती हुई पॉलिटिक्स है जो उनकी वो कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास कर रही है। और पीडीए का नारा जो है वो लोकसभा में गलतफहमी पैदा करके तो चला, लेकिन उसके बाद से जनता जागरूक हो गई, महसूस कर रही है कि सबका साथ सबका विकास ही सबसे महत्वपूर्ण है और जनता उसी के नाम पर वोट दे रही है। करहल की जनता अब तक सैफई को जिताती रही थी और सैफई वहाँ पे राज करता था, लेकिन उनका कोई काम नहीं करते थे। ना वहाँ विकास हुआ, ना ही जनता के कोई दुख दर्द में वो लोग खड़े होते थे। तो आज वहाँ पे जनता की आवाज़ निकल रही है, हूक निकल रही है कि वोट करहल का, राज सैफई का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस भावनाओं के साथ करहल में बदलाव भी होगा और जो अब तक उनके साथ बेईमानी हुई, राजनीतिक बेईमानी, उसका बदला भी लिया जाएगा। तो देखिए, उपचुनाव का अखाड़ा और लगातार सभी दल चुनावी प्रचार में जोरों शोरों से लगे रहे। फिलहाल देखिए थोड़ी ही देर में जो चुनावी प्रचार है वो थम जाएगा। 20 नवंबर को इन सभी 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। तो सियासी लड़ाई बेहद ही दिलचस्प नजर आ रही है। सभी 9 सीटों पर सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और देखिए किन सीटों पर क्या समीकरण है, कहां क्या मुद्दे नजर आ रहे हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अलग अलग सीटों पर आपको समीकरण बताएंगे। तो देखिए, सियासी पारा एकदम हाई नजर आ रहा है और ये बेहद जरूरी हो जाता है जानना कि किस सीट पर क्या समीकरण नजर आ रहे हैं, जनता के बीच क्या मुद्दे नजर आ रहे हैं।
और यही सब जानने के लिए हमारे साथ अलग अलग सीटों से जो सहयोगी हैं वो जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गाजियाबाद से लोकेश, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए गाजियाबाद, ठीक है, दीपक मैं आपके पास आऊंगी। क्या कुछ वहां पर समीकरण नजर आ रहा है और जनता के बीच क्या मुद्दे नजर आ रहे हैं? जी मयूरी, देखिए बताऊं, चुनाव का जो शोर है, प्रचार प्रसार है, वो आज शाम 5 बजे जो है वो थम जाएगा। अगर बात कानपुर की किया जाए तो समाजवादी पार्टी की तरफ से डिम्पल यादव ने आज रोड शो किया, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सांसद हैं रवि किशन, उन्होंने जो है यहाँ पर आकर के रोड शो किया और जो वोटर्स हैं उनको लुभाने का दोनों ही पार्टियों की तरफ से पुरजोर जो है वो प्रयास यहाँ पर किया गया। लेकिन क्योंकि वोटिंग जो है वो जनता को करनी है, जनता ही डिसाइड करेगी कि आखिरकार सीसामऊ सीट पर जीत कौन रहा है। तो जनता हमारे साथ मौजूद है, जनता से ही बात कर लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कौन जो है वो यहाँ सीसामऊ सीट पर जीत रहा है और क्या समीकरण बन रहा है। सीसामऊ की सीट पर क्या समीकरण बन रहा है? सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहता हूँ, सीसामऊ गाजियाबाद से हमारे साथ लोकेश जुड़े हुए हैं। लोकेश, देखिए गाजियाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी ने यहां सिर्फ एक बार जीत हासिल की है, तो अभी क्या कुछ यहां पर देख पा रहे हैं? और हमारे साथ सहयोगी लोकेश जुड़ चुके हैं। लोकेश, देखिए गाजियाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती है। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ यहां से एक बार जीत दर्ज की है, तो क्या कुछ यहां पर अभी देख पा रहे हैं? किस तरह की लड़ाई यहां देखने को मिल रही है? देखिए यहाँ पर साफ तौर पर लड़ाई भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में है और तीसरी तरफ बीएसपी थोड़ा सा वोट कटवा की भूमिका में यहाँ पर अपनी जो है भूमिका निभा सकती है। लेकिन अगर आप कुल मिलाकर कहें कि ये सीट बहुत इजी गोइंग है भाजपा के लिए जीत दर्ज करने के लिए, और अभी केवल 50 मिनट का समय बचा है, जिसके बाद चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम जाएगा। बीजेपी की चुनावी रैली जो है वो चल रही है, इस वक्त एक रोड शो चल रहा है जिसमें कि जो तमाम प्रभारी मंत्री हैं बीजेपी के वो और जो प्रत्याशी हैं वो शहर के बीचों बीच से रोड शो निकाल रहे हैं। इसके अलावा बीएसपी भी अपना रोड शो कर चुकी है और बीजेपी के अलावा अगर अन्य पार्टियों की बात करें तो आप समाजवादी पार्टी के केवल एक बार अखिलेश यादव यहाँ पर एक सभा को संबोधित करने आए थे, वो भी उनकी पार्टी की सभा थी। अगर इसके अलावा देखें तो ना तो कोई सपा का बड़ा चेहरा यहाँ पर आया है और यही स्थिति बीएसपी के साथ है कि बीएसपी का भी कोई बड़ा चेहरा नहीं आया, क्योंकि शायद वो मानते हैं कि ये सीट जो है वो बीजेपी का गढ़ है। और ऐसे में एक समीकरण, अगर जातीय समीकरण पर आप गौर करें तो ये सीट पिछली बार 2022 में भाजपा के पास थी और भाजपा ने इसे करीब 2.25 लाख वोट से जीत दर्ज की थी। और दूसरे नंबर पर रहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता जो उम्मीदवार थे वो दूसरे नंबर पे थे और उन्होंने भी एक करीब 34% के करीब में वोट शेयर लिया था और दलित होने के नाते उनके पास एक अच्छा वोट शेयर गया था। इस बार इसीलिए समाजवादी पार्टी ने भी अपना जो समाजवादी पार्टी है उसने दलित कार्ड खेला है। बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरे को उतारा, उसी के ठीक 2 घंटे के बाद प्रत्याशी दलित घोषित कर दिया गया। और उसके अलावा जो बीएसपी है, बीएसपी ने वैश्य समुदाय से अपने कैंडिडेट को यहाँ पर फील्ड किया है। तो ऐसे में समीकरण बेहद दिलचस्प है और जो मुस्लिम है, मुस्लिम मतदाता भी काफ़ी हद तक कंफ्यूज है कि वो AIMIM के पास जाए या सपा के पास जाए। और इसके अलावा जो अन्य जो अलग अलग दल है, चाहे वो आज़ाद समाज पार्टी हो, वो दलितों के वोट में सेंध जो है वो लगाएगी। और यहाँ पर आप समीकरण की अगर बात करें तो समीकरण बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर किस तरीके से चुनाव आगे चलेगा, ये देखना अहम होगा। कुछ लोग यहाँ पर जो है वो जो लगातार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अभी कुछ घंटों के बाद या यूँ कहें कि 50 मिनट के बाद जब यहाँ पर चुनाव प्रचार थमेगा, उसके बाद लोगों का केवल एक माध्यम जनसंपर्क रह जाएगा। और बार बार ये कहा जाता है कि जो उपचुनाव है वो बीएसपी यूँ कहें कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसके लिए माकूल होता है, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि
अगर वो किसी दूसरे दल के विधायक को चुन देते हैं तो क्या उसकी सुनवाई होगी या नहीं होगी सरकार में, क्योंकि इस चुनाव से सरकार तो बदलने वाली नहीं है। तो ऐसे में जब सरकार के मुखिया एक है तो क्यों ना उस पार्टी के लोगों को चुना जाए जो कि उस दल के हों, जिस दल की सत्ता हो, यानी कि जिसकी सरकार हो, जहाँ पर विकास के काम कराने जो है वो बेहद आसान हो जाएंगे। तो ऐसा बेहद ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके का आंकड़े हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं यहाँ के। आप बताइए सर, आप गाजियाबाद में क्या समीकरण देख रहे हैं चुनावी, और क्या लग रहा है आपको? गाजियाबाद में जो नज़र आ रहा है, जिस हिसाब से चुनाव की रैलियां हुई हैं, घर घर संपर्क हुआ है, माहौल जो बनता हुआ नज़र आ रहा है वो तो बीजेपी के संजीव शर्मा की तरफ ही बनता हुआ आ रहा है, क्योंकि ग्राउंड पे काफ़ी लोग खुश हैं कि जिस हिसाब से यहाँ पे काम हो रहा है। अतुल गर्ग जी ने भी जो जैसा पहले काम किया हुआ है, यहाँ के लोग उन्हें पर्सनली भी जानते हैं, इसी तरीके से संजीव शर्मा जी को भी पर्सनली जानते हैं। उनका भी ज़मीनी स्तर पे काम किया हुआ है महानगर अध्यक्ष के रूप में। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि संजीव शर्मा जी के कम से कम 99% चांस तो हैं ही सर। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि बीजेपी का क्यों ना जीता जाए, सरकार तो बदलनी नहीं है, तो विधायक कम से कम ऐसा हो जो काम करा ले पार्टी का। काम करवाते हैं संजीव शर्मा जी भी, अरे वो भी, अतुल गर्ग जी ने भी बढ़िया काम करवाया था, इन्होंने भी बढ़िया काम करा हर चीज़ में। तो कई और भी लोग हमारे साथ हैं। सब ये बताइए, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, या लग रहा है कि बीजेपी की गढ़ है, बीजेपी की सीट आसानी से निकल जानी है, इसलिए किसी और के लिए कोई जगह नहीं है? नहीं, बीजेपी तो बढ़िया काम कर रही है, वार्डों में बढ़िया काम, पार्षद भी बढ़िया कर रहे हैं, मेयर भी बढ़िया कर रही हैं, कई रोड पास करे हैं मेयर ने भी। कुछ कर नहीं है, पब्लिक की समस्या काफ़ी दूर हो रही है इससे। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, समस्या है जो आप लोग चुनाव में जो आ रहे हैं वोट मांगने बीजेपी के लोग, उनसे आप लोग बात करें? बीजेपी के लोग क्या है, हम तो बीजेपी को देंगे ही। तो देखिए, बीजेपी को देने वाले, वोट देने वाले कई लोग हैं। सर ये बताइए कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको आप ध्यान में रख करके वोट करेंगे, क्योंकि ये बात जरूर है कि इस चुनाव से सरकार तो बदलने वाली रही, तो फिर कैसे होगा? देखिए, अगर कहा जाए मुद्दे, तो जैसे अगर हम ज़मीनी स्तर पे देखें, सीवर की समस्या हो, पानी की समस्या हो, या और छोटी मोटी समस्याएं हो, तो मेयर चूंकि यहाँ पे बीजेपी का ही है और काफ़ी सालों से बीजेपी का ही रहा है, तो मेयर ने भी यहाँ पे अच्छा काम किया हुआ है। तो जो मतलब जनता जो है, या हम लोग जैसे हैं ज़मीन से, इसलिए खुश हैं बीजेपी से कि ज़मीनी स्तर पे यहाँ पे काम हुआ है। और कई जगह पे क्या है, मोदी जी के नाम पे वोट डालना है जी, योगी जी के नाम पे डालना है, तो यहाँ पे ऐसी बात नहीं, क्योंकि अगर मेयर काम कर रहा है तो ये जाहिर सी बात है उसके नीचे दूसरी पार्टी के लिए कोई जगह होगा है या नहीं, या केवल वो लोग चुनाव लड़? दूसरी पार्टी का सर देखा जाए तो ये चुनाव के टाइम तो सरगर्मी में आ जाते हैं, संपर्क करने लग जाते हैं फौरन, कि चाहे वो कांग्रेस वाले हों या सपा के हो या बसपा के लोग हों, लेकिन चुनाव से पहले ये लोग गायब रहते हैं। इनका ज़मीनी स्तर पे कोई संपर्क नहीं हो पाता है इनका, ना ही अधिकतर तो ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको लोग यहाँ पे जानते भी नहीं होंगे कि हाँ ये सपा के उम्मीदवार हैं। तो ये वजह है। ये एक बड़ी बात है कि जो संगठन के लिहाज से भाजपा, बिल्कुल लोकेश, जनता के बीच अलग अलग अपने अपने मुद्दे हैं और अपनी अपनी राय है। ठीक है, आप बने रहिएगा लोकेश, लौटेंगे आपके पास। हम चलेंगे सीसामऊ सेट पर। दीपक, वहाँ की जो जनता है, क्या कुछ चुनावी माहौल नजर आ रहा है? ये बिल्कुल मयूरी बताऊं आपको कि अंततः जो है निर्णय जनता को ही करना है, तो क्यों ना जनता से ही पूछ लिया जाए। हमारे साथ सीसामऊ की जनता मौजूद है, हम बात करते हैं उनसे। क्या लग रहा है आपको, क्या समीकरण दिख रहा है सीसामऊ की सीट पर? देखिए, समीकरण जो हमें दिख रहे हैं, जिस हिसाब से शासन प्रशासन कार्य कर रहा है, तो वो प्रशासन नहीं है, वो लग रहा है जैसे भाजपा में शामिल है सबके साथ। ऐसा क्या कर दिया प्रशासन ने? भैया जो है इस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है, फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं लोगों के ऊपर। जो समाजवादी पार्टी का समर्थन करता है तो आप समझिए कि उसको 151 तो देना ही देना है। 151, 116 इस तरह की जो है लोगों के साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है। चलिए, हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? जयप्रकाश राव नाम मेरा। जयप्रकाश जी, सीसामऊ की सीट पर आप क्या समीकरण देख पा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए भाई साहब कि मैं खुद एक दलित समाज से हूँ, और वहाँ पे दलित जो वोटर है बड़ी भूमिका में है। वोटर पूरा दलित समाज भाजपा के साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिला के काम कर रहा है भाजपा के साथ में, और इस बार 25,000 वोटों से ज्यादा सुरेश अवस्थी जी की जीत होगी। अच्छा, अखिलेश यादव पीडीए का नारा देते हैं, तो पीडीए के नारे में दलित बीजेपी की तरफ ये कैसे हुआ? देखिए, पीडीए का नारा जो है ना, वो परिवारवाद का नारा है, ये हमारा नारा नहीं है।
ये सपा का नारा है वो परिवारवाद को लेके चलती है, और आज से नहीं, शुरू से लेके चली परिवारवाद को, और हमेशा चलती रहेगी ये। और भाजपा हर एक नीचे से कुछ लोग को उठा के ऊपर आगे बढ़ाते काम करती है भाजपा। चलिए कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह भदौरिया। कुलदीप जी, ये बताइए क्या समीकरण देख पा रहे हैं आप? दलितों का जब से बीजेपी आई तब से बहुत सम्मान हुआ है, और दलित बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, और बहुमत बहुत बढ़िया पूरे वोट देगा बीजेपी। तो शीशामऊ की सीट पर समाजवादी पार्टी को आप कहाँ देखते हैं? समाजवादी 0 पे चली गई है। चलिए कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? सूरज। सूरज जी, ये बताइए कि शीशामऊ की सीट पर क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी और सपा एक तो विरासत की जंग लड़ रही है, विरासत बचाने की जंग, और दूसरी तरफ जो है प्रतिष्ठा की लड़ाई है, तो आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनाव है वो अब जिस तरीके से अब ध्रुवीकरण भी तेजी से किया गया है, चाहे सपा हो या बसपा हो। इस सीट की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर मुस्लिम मतदाता जो है वो 1,11,000 की तादाद में है, और सबसे ज्यादा मतदाता अगर उसके बात करें तो वो सवर्ण मतदाता ब्राह्मण है और 70,000 की तादाद में है, दलित 60,000 है, और छत्री जो है वो 6,000 है, और ओबीसी जो है वो 12,000 है। ऐसे में कहीं ना कहीं से जो वोटों का, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण जो हो जाता था वो इस बार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और ऐसे में जिस तरीके से इस सीट की बात करें तो यहाँ से सुरेश अवस्थी को मैदान में उतारा है। 2017 में भी सुरेश अवस्थी इस सीट से चुनाव लड़े थे तो वो 5,5200 वोटों से केवल हारे थे, और सलील बिश्नोई की पिछली बार दे दी गई थी सीट, तो बीजेपी जो है यहाँ से 12,000 से हारी थी। ऐसे में सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भी इस बार ये नहीं चाहते, गठबंधन जरूर है मगर वो भी इस बार ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ से समाजवादी पार्टी की जीत हो, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी यहाँ से अब फिर से जीत गई तो यहाँ से कांग्रेस का नंबर कभी नहीं आएगा। तो ऐसे में इस बार लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो मजबूत रहेगी। देखिए मयूरी, ये बड़ी बात है क्योंकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही है, लेकिन यहाँ देखिए लोगों का कहना है कि कांग्रेस के जो बिल्कुल लोगों की अलग अलग राय है। ठीक है, अलीगढ़ से मुकेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए अलीगढ़ सीट भी बेहद अहम हो जाती है, समाजवादी पार्टी के लिए ये सीट बेहद ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि खैर विधानसभा सीट पर अभी समाजवादी पार्टी ने एक भी बार जीत हासिल नहीं की है। फिलहाल अभी किस तरह की लड़ाई वहां देख पा रहे हैं, जनता के बीच क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा के साथ अलीगढ़ की खैर विधानसभा में उपचुनाव है। इस वक्त हम खैर विधानसभा के टप्पल ब्लॉक में खड़े हैं। टप्पल ब्लॉक के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ लोग हैं। उनसे हम सबसे पहले एक महिला, उनसे जानेंगे वो क्या सोचती हैं इस मतदान को लेके। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम अर्चना शर्मा, मैं महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष। अर्चना जी, ये बता दीजिए, इस बार चुनाव है, खैर में उपचुनाव होने वाला है, 20 तारीख को मतदान होना है, क्या मुद्दे रहेंगे और आप लोगों के साथ मिलती होंगी, किस तरह की जो है आपको स्थिति दिख रही है? वैसे तो हमारे योगी जी, मोदी जी के लिए सब हमारी महिलाएं सब उन्हीं के लिए तैयार है, क्यों हमारी महिलाओं को बहुत सम्मान मिला है उनकी सरकार में आकर। महिला सुरक्षा पे क्या कहना? महिला सुरक्षा पे यही है कि हमारी महिलाओं को पहले छेड़छाड़ होती थी, अब वो होती नहीं है, सारी बंद हो गई योगी जी के राज में। किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि हमारी महिलाओं को वो देखे या कुछ भी उल्टी नजर से बोले, कुछ भी बोलने के काबिल नहीं है आज की उसको। हमारे साथ देखिए बुजुर्ग किसान है, और जी नाम बता दीजिए अपना। नाम महेंद्र सिंह है। महेंद्र जी, उपचुनाव है, 20 नवंबर को मतदान होना है, आप किस मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे? आप किसान है, क्या सोचते हैं? हम तो योगी और मोदी को वोट देते हैं। अच्छा, ऐसा क्या कारण है अब योगी मोदी जी को ही वोट देते हैं? यूँ दे रहे हैं कि भाई हमको खाने की बाकी सबकी सेफ्टी है रही है। क्या मिल रहा है आपको? राशन मिल रहा है, और क्या चाहिए? खाद पूर्ति मिल रही है, डीएपी की बहुत मांग चल रही है। डीएपी की तो खड़े ही अभी। डीएपी मिल रही है आपको? अभी कहाँ मिली है, अभी बोल रहे हैं कागज खड़े हुए। देखिए और भी लोग मौजूद है हमारे साथ। भैया नाम क्या आपका? सुधीर जी, क्या कहेंगे? अब उपचुनाव है, मतदान होना 20 नवंबर को, क्या कहना चाहते हैं? बढ़िया, योगी मोदी जी बढ़िया हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, उनको धन्यवाद है। भैया आप नवयुवक हैं, आपका क्या कहना है चुनाव को लेकर? चुनाव भैरव तो सही है, चुनाव भैरव तो बढ़िया है ना। नहीं, आप क्या सोचते हैं, मतदान क्या करेंगे, क्या सोच के साथ करेंगे, क्या मुद्दे हैं आपके मन के? आ रहे हैं तो चुनाव कोई मुद्दा नहीं है। देखिए अब नवयुवक के मुद्दे नहीं आपके। बाबू जी नाम बता दीजिए। मेरा नाम खुर्शीद। खुर्शीद जी, ये बताएं कि मतदान किन मुद्दों को लेके करेंगे और आपके टप्पल क्षेत्र में क्या स्थिति है चुनाव की? चुनाव की स्थिति ये है कि बाबा योगी आदित्यनाथ
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गुंडागर्दी खत्म कर दी, बहन बेटियों की कोई दिक्कत नहीं है। अब रास्ते में चलते में बहुत घबराते थे लोग, अब रात के 12 बजे घूमो, 2 बजे घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। सारी गुंडागर्दी खत्म हो गई। मुफ्त बहुत सारे सिलेंडर दिए सबको, शौचालय बनाए, मकान बनवाए, और प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है। टप्पल जो एरिया किसानों का एरिया, किसान यहाँ बहुत सारे हैं, किसानों को लेके क्या कहना है? किसानों को बढ़िया काम चल रहा है जी, खूब मिल रहे हैं। 6,000 रुपये हर 2,000 गिर जाते हैं हर एक खाते में। किसानों को भी मदद मिल रही है? मदद मिल रही है किसानों को, इसलिए भैया आपका नाम क्या है? अमित जी। तो 60,000 से जीतेंगे। अच्छा, आपको आंकड़ा भी पता 60,000 से जीतेंगे? 60,000 जीते। अमित जी, आप बताएं किन मुद्दों को लेकर आप जो चुनाव में जो आपके वोट डालने जाएंगे? काम बढ़िया चल रहा है जी, योगी बढ़िया काम कर रहे हैं। आपकी कोई डिमांड नहीं है? हाँ, डिमांड है कि डीएपी नहीं मिल रही बस। डीएपी नहीं मिल रही? हाँ। अच्छा, लोगों की ज्यादातर जाम की समस्या रहती है आपके खैर में बहुत परेशानी रहे, खैर में जट्टा ज्यादा परेशानी रहे। शिक्षा की क्या व्यवस्था है यहाँ? शिक्षा तो ठीक चल रही है। स्वास्थ्य ठीक है? स्वास्थ्य विभाग, हॉस्पिटल है? हमारे साथ और भी लोग मौजूद है। नाम बता दीजिए आप। वेदपाल सिंह है जी। वेदपाल सिंह। ये बताएं, मतदान 20 नवंबर को होना है और आज जो है जो चुनाव प्रचार है वो थम गया। आपका क्या सोच है इस मतदान को लेकर? सोच बढ़िया है। योगी जी, मोदी जी देश में सही काम कर रहे हैं। सब कुछ मिल रहा है? हाँ, सब कुछ मिल रहा है। लाइट वगैरह। लाइट कितने टाइम आती है? 24 घंटे 22 घंटे आ रही है। 22 घंटे लाइट आ रही है। किसानों को दिन में लाइट मिलती है। किसानों को खाद मिल रही है? हाँ, खाद की थोड़ी प्रॉब्लम है, वो समस्या समाधान चल रहा है अभी। रोड की व्यवस्था क्या है? हाँ, रोड। चलिए ठीक है मुकेश, लौटेंगे आपके पास। मिर्जापुर से पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए मजबा सीट भी बेहद अहम हो जाती है, वहाँ की जनता के बीच क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है? क्या जमीनी जो मुद्दे हैं वो नजर आ रहे हैं जनता के बीच? पवन। बीजेपी ने ठीक है, पवन से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हर एक सीट पर लड़ाई जो है वो बेहद ही दिलचस्प नजर आ रही है। मुकाबला बेहद ही दिलचस्प है। सभी दलों ने यहाँ जोरों शोरों से चुनाव प्रचार किए हैं और जो जनता है उनके बीच देखिए अलग अलग मुद्दे और अलग अलग जो राय है जनता की वो नजर आ रही है। तो यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और देखिए जो लड़ाई है वो बेहद ही दिलचस्प नजर आ रही है। सभी दलों ने जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया है और मिर्जापुर से पवन कुमार त्रिपाठी हमसे जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए मजबा जो सीट है वो भी बेहद अहम हो जाती है। यहाँ किस तरह की लड़ाई नजर आ रही है? जो जनता है उनके बीच क्या कुछ मुद्दे नजर आ रहे हैं? देखिए, लड़ाई त्रिकोणीय है यहाँ पे। भले बात करें लोग कि बसपा यहाँ पे लड़ाई में नहीं है, लेकिन बसपा भी लड़ाई में है और बीजेपी और सपा दोनों भी अपने अपने हिसाब से अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं बात करने के लिए और बात भी करते हैं। क्या है मजबा के मुद्दे? क्या है मजबा के मुद्दे? मजबा के मुद्दे की तो लड़ाई क्या है? लड़ाई में अब देखिए, सपा इस समय आगे से कैसे आगे है सपा? बिल्कुल विकास के मुद्दे, जितने भी मजबा में विकास हुआ है केवल समाजवादी पार्टी ने ही किया है। अन्य पार्टियां केवल जीत कर गई हैं, उसके बाद मजबा में देखने के लिए नहीं लौटते हैं। चाहे पुल हो, चाहे जो भी कार्य हो, चाहे पावर प्लांट हो, चाहे वो एक्सप्रेस बनवाना हो, सारे कार्यों को समाजवादी पार्टी सरकार ने कराया है। इसलिए मुद्दा है। और जो हिटलरशाही सरकार कर रही है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो रोका गया हेलीकॉप्टर, इसका दुष्परिणाम यह हेलीकॉप्टर नहीं रोका गया है। हेलीकॉप्टर के लिए जिला प्रशासन ने कहा था कि अनुमति नहीं दिया गया। इससे भी जनता में आक्रोश है। जो हमारी जीत हो रही थी 25,000 से, अब हम लोग 50,000 से चुनाव जीतने जा रहे हैं मजवा का। तो दावा कर रहे हैं जीत का अपने। भाई, उनका अधिकार है, बोलने का सबका अधिकार है। बोलने के लिए किसी को कोई मना नहीं कर सकता है। जीत वो अपना पार्टी के जीत का दावा कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। वो अपने पार्टी के लिए इतना कर रहे हैं कि काम नहीं हुआ मतलब। वही तो अभी मोदी जी ने एक अस्पताल खुलवा रखा है। अगर जिसको विकास नहीं देख रहा है वहां जाके अपना इलाज करा सकता है, फ्री सेवा है। विकास के नाम पे इनके भटौली पुल का भी इन्होंने गिना दिया तुरंत। भटौली पुल 12 साल से पेंडिंग पड़ा था। इनके माननीय मुलायम सिंह यादव ने शिलान्यास किया था, उनकी पूरी सरकार चली गई। फिर इसके बाद बसपा की सरकार आई, वो चली गई। फिर सपा की सरकार आई, वो भी चला गया। अगर इनको बनवाना होता तो बना नहीं देते। लेकिन इसके बाद जब बीजेपी की सरकार आई, 1 साल के अंदर पुल का शिलान्यास किया गया।
ये एक मुद्दा हो गया। कब तक पुल को धोएंगे आप? ये मधुआ की राजनीति में पक्का पुल को कब तक धोया जाएगा? ये सपा वाले ढोए, हम क्या ढोए? हम लोग तो उसको कंप्लीट कराएं। तो वही वो लोग तो बताते हैं कि हम सबको, ये तो कहते हैं हमने पुल बनाया पुल बनाया, अपना कमीशन 5 गुना बढ़ा के बनाया, ये नहीं बताते हैं कि 3 रुपए का बनने वाला एस्टिमेट पुल 30 रुपए में बन रहा हूँ। मझवा विधानसभा में ही मेडिकल कॉलेज अभी खुला हुआ है, आप लोगों के जानकारी में है। मेडिकल कॉलेज मझवा विधानसभा में ही खुला हुआ है। बिंद महाविद्यालय, इसके बाद फिर इंडियन ऑयल टर्मिनल, इतना बड़ा काम मैंने इंडियन ऑयल टर्मिनल का, वो मझवा विधानसभा में हुआ है। चारों तरफ सड़कें बिछी हुई हैं। आप समाजवादी पार्टी से हैं, प्रचार मैं समाजवादी पार्टी का ही नहीं, मैं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, जहां इनको बोस को मैं 4 बार काउंटिंग में पीछे किए वाराणसी में, गठबंधन इंडिया के प्रधानमंत्री जी को। हाँ देखिए, मझवा में हम लोग पड़ोसी, हम लोग का जिला है, अपड़ोसी विधानसभा है। आप खुद गांव, इससे नहीं आंकड़ा लगेगा, यहाँ ना हमारे लोगों से लगा ना इनसे लगा। आप खुद गांव निकल जाइए, आपको पता चल जाए कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। महिला, 2 महिला प्रत्याशी हैं इस बार बसपा से तिवारी, क्या लड़ाई बनती है? आप लोग जीत रहे हैं मझवा से। डॉक्टर ज्योति बिंद बहुत ही अच्छे तरीके से जीत रही हैं और सब जनता त्रस्त है जी, जनता त्रस्त है। इस तरह उनको मौका मिला था, उनके पिताजी को 15 साल मौका मिला था, तो लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि विकास नहीं हुआ मझवा में। कैसे ज्योति बिंद विकास करेंगे? देखिए, समय को देखते हुए ज्योति बिंद जी ने अपने जो उनके अच्छे सोच हैं, जो उनके अपने विचार हैं, वह अपने अनुसार देव दीपावली पर 21 लाखों को योगी बाबा को धन्यवाद देंगे कि घाटों पर नौकरी दी है। अभी पता लगा लीजिए बनारस में दीप जलाते हुए। एक पहले कहेंगे मझवा उपचुनाव को ठीक कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वही मैं बताएं। गठबंधन जीती गई है, नहीं लग रहा है। ज्योति बिंद जीतेंगे। एक बार फिर से लोग हमारे कुछ जुड़े हुए हैं, आइए जानते हैं इस बार अपने काम कौन है? विधायक थे 15 साल। हाँ। आप क्या मानते हैं? आप चलिए ठीक है, बने रहिएगा पवन, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ मैनपुरी से नदीम जुड़ चुके हैं। नदीम, देखिए, मैनपुरी की करहल सीट में मुलायम परिवार की रोचक जंग यहाँ देखने को मिल रही है, लेकिन जो यहाँ की जनता है वो क्या सोच रही है? क्या वो पार्टी को देखते हुए वोट करेगी, प्रत्याशी का नाम देख रही है, या किसी मुद्दे को देखकर वोट करेगी? क्या जनता के बीच नजर आ रहा है? देखिए, अगर करहल की बात की जाए तो करहल में जो लहर दिख रही है वो अभी तक लड़ाई दिलचस्प है। वह चुनाव बहुत दिलचस्प चुनाव नजर आ रहा है, जबकि आज 5 बजे आज प्रचार थम जाएगा। दोनों पार्टी अपनी दमखम में लगी हुई है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अपना रोड शो पहले किया, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने रोड शो किया। हालांकि समाजवादी पार्टी का रोड शो करीब 30 से 40 किलोमीटर का था और भारतीय जनता पार्टी का रोड शो जो प्रॉपर करहल में था, इस बात से अंदाजा लगाया सकता है। और हमारे साथ जनता है, करहल के लोग हैं, इनसे ही जानेंगे करहल में जो चुनाव हो रहा है किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे, क्योंकि कल के बाद परसों वोट करना है। किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे और वोट करने का मूल उद्देश्य क्या रहेगा, क्या बिंदु पे वोट करेंगे, जानेंगे। हमारे साथ लोग हैं, करहल के लोग हैं। करहल में उपचुनाव होना है अगले 4 से छोड़िए। किन मुद्दों के लेकर वोट करेंगे, परसों वोट करना है। क्यों करें, क्या ऐसा काम किया समाजवादी पार्टी हमारी पार्टी सपोर्ट करेगी? समाजवादी पार्टी ने कौन सी और भाजपा से समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने कुछ और लोग हैं, उनसे जानेंगे सदन में जो चुनाव होना है परसों शाम को 5 बजे जाएगा। लोगों को लेकर वोट करने जाने, किसको वोट वहाँ पे सारी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, आप सभी का बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अलग अलग सीटों पर अलग अलग समीकरण है, वहां की जो जनता है सभी के अपने अपने राय हैं। अब देखिए 20 नवंबर को इन सभी 9 सीटों पर मतदान होना है और 23 तारीख को सभी 9 सीटों पर जो परिणाम है वो भी सामने आ जाएंगे और आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर किस सीट पर किसके सिर पर ताज सजता है। फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार।